पेन दे दो, थैंक यू सर, रख दो। तो क्वेश्चन क्या था अपना दोस्तों? पहला नंबर वाला हम सुलटा चुके थे, C8H10 था। दूसरा क्या था? C7H8O। तीसरा भी लिखवाए दो, C7H9N। ठीक है, आइए सभी लौट आएंगे वापस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर अपन बात करना चाहें तो ये है C7H8O। DU बताओ जल्दी से। DU हमारे सामने है 4, लेकिन सर आपने बताया नहीं 4 DU हो तो क्या क्या सोचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने तो क्लियर कर दिया ना कि बेंजेनोइड, तो बेंजीन तो बनानी ही पड़ेगी। तो आप सोचिए, अगर हम बेंजीन बनाएं तो बताइए बेंजीन बनाने में कितने कार्बन गए? 6 गए। और आपके कितने पाई बॉन्ड चले गए बेंजीन में? 3। तो डीयू कितना चला गया? एक रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड, तो डीयू पूरा खर्च हो गया। अब आपके पास हाइड्रोजन की कभी टेंशन मत लिया करो, हाइड्रोजन को छोड़ के कौन कौन से एटम बचे हैं? एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन, और आपको इन्हीं को ही बना के लगा के अलग अलग कंपाउंड्स बनाने। तो आप डिसाइड कर लो पहले इस रिंग पर किसको जोड़ना चाहते हैं, कार्बन को या ऑक्सीजन को? कार्बन को। तो सबसे पहले हमने जोड़ दिया कार्बन, कहीं पर भी कार्बन जोड़ सकते हैं हम, क्लियर? क्योंकि हर कार्बन पर अभी भी रिंग के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, कोई दूसरा एटम जुड़ेगा तो वहां से हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें कार्बन जोड़ दिया है, अब बचा हुआ ऑक्सीजन आप इस कार्बन पर भी जोड़ सकते हो क्योंकि कार्बन आपके 4 बॉन्ड बनाता है, क्लियर? या फिर रिंग पर कहीं जोड़ सकते हो। तो आप सोचिए, मान लीजिए हमने कहां पर जोड़ दिया है? कार्बन पर, तो यहां कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? यहां पर कितना हाइड्रोजन? एक। अब आपको पता है रिंग के इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं। तो कभी आपको लगे कि जैसे लास्ट क्लास में बच्चे को लगा था, बहुत जेन्युइन से वो होता है सवाल कि सर हाइड्रोजन तो फिर ज्यादा हो गए, तो यहां पर अब हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4, तो यहां हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आपके सामने बन गया, जिसे आप क्या बोल देते हैं बताइए? बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोल देते हैं? बेंजाइल एल्कोहल। तो ये तो एक ही बनेगा अगर मैं इस कार्बन पर जोड़ देता हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्राई करते हैं। अगर दूसरा ट्राई करते हैं तो बताइए कहां पर जोड़ देते हैं हम? इस बार कार्बन पर ना जोड़कर रिंग पर कहीं जोड़ दें। तो यहां जोड़ दूं, यहां इसके तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, तो यहां तो नहीं जुड़ सकता, यहां जोड़ा जा सकता है। हाँ, अब बोलोगे सर इसके भी तो हो गए, नहीं अब इस पर हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर? तो इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ? 3। और इस पर कितना आएगा? 1। तो ये आप लोगों के सामने बन जाता है ऑर्थोक्रिसोल। क्या बन जाता है? ऑर्थोक्रिसोल। जब फिनोल में ऑर्थो मेटा पैरा पर CH3 आता है तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। ये कौन है? फिनोल। और उस पर क्या लग गया? CH3, तो इसे हम कॉमन नेम में क्रिसोल बोलते हैं। और CH3 फिनोल की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो, तो ऑर्थोक्रिसोल, ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये बन गया, ये बनते ही आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो कहां गया है ये? ऑर्थो पर। कहां भेज दिया जाए इसको? मेटा पर। फिर आप बोलोगे कहां भेज दिया जाए इसको? पैरा पर। तो इमीडिएटली आप लोगों के सामने बताइए कितने बनकर आ जाएंगे? 3। ये तो खटक से बन गए 3। ये तो तब है जब हमने पहले कार्बन को जोड़ा। अब हम मामला चेंज करते हैं और पहले किसको जोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। तो लीजिए हमने पहले किसको जोड़ दिया है? ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, तो जो बचा हुआ कार्बन आपके पास है वो इस ऑक्सीजन पर भी जोड़ सकते हो, कहीं रिंग पर भी जोड़ सकते हो, तो क्यों ना हम इसी पर जोड़ दें। अगर इधर जोड़ दिया तो बताइए ये आपके सामने बन गया, एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनीसोल, तो ये बन जाता है एनीसोल। अगर सर रिंग पर कहीं जोड़ू तो चलो रिंग पर जोड़ के देखते हैं। तो रिंग पर आप जोड़ोगे तो ये आपके सामने OH, और यहां पर जोड़ा तो आ गया CH3, तो ये तो सेम ही हो गए, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो बताइए इससे कितने बन गए आप लोगों के सामने? कितने बन गए हैं? 5। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? बस एक विशेष ध्यान रखना, अगर आप हाइब्रिड बना रहे हैं, कई बार आप ऐसा भी बना सकते हैं, तो ये गलती मत कर देना कि एक ही पर OH और CH3 लगा दो, ऐसा, क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे उस टाइम पर। ठीक है, चलिए। तो पार्ट नंबर जो सेकंड था वो सुलट चुका है। अब आते हैं पार्ट नंबर थर्ड, और आप पाएंगे कि इसमें भी कोई नई बात नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सारे JEE एडवांस में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताओ, C7H9N। DU बताओ दोस्तों जल्दी से, कितना है? 4।
फिर से सर नहीं पता 4du हो तो क्या करना चाहिए, लेकिन उसने बोला ना बेंजीनोइड बनाना है, तो बेंजीन तो बनाओ पहले। अगर हमने बेंजीन बना दिया दोस्तों, तो बेंजीन बनाते ही कितने कार्बन गए, 6, और डीयू भी गया। तो अब आपके पास हाइड्रोजन को छोड़ के कौन कौन बचा है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। बस इन्हीं एटम से अब अलग अलग बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कार्बन जोड़ देते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसी पर क्या जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन। तो इधर कितने हाइड्रोजन, 2, और इधर भी कितने, एक ही आपके सामने बन गया। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो इसे हम बेंजाइल अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल यूनिट बनी हुई है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर, इस बार नाइट्रोजन को कार्बन पर नहीं, रिंग पर कहीं लगाएंगे। तो रिंग पर बस यहां मत लगा देना, यहां लगा सकते हो। तो ये एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर आए, ऑर्थो। इतना बनते दिमाग चलता है कि अभी ऑर्थो पर है, तो एक दूसरे की कहां जाने दो, मेटा पोजीशन पर। फिर कहां जाने दो, पैरा पोजीशन पर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आने लगे। तो यहां से ये तो बन गए, जब आपने पहले किसको जोड़ा, कार्बन को। पहले किसको जोड़ा आपने, कार्बन को फिक्स किया रिंग के ऊपर। अब रिंग पर किसको फिक्स किया जा सकता है, नाइट्रोजन को भी फिक्स किया जा सकता है। अगर मैंने पहले नाइट्रोजन को लगा दिया, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो बचा हुआ कार्बन इस पर भी लगाया जा सकता। अब बॉन्ड पूरे कर दो, तो ये आप लोगों के सामने बनकर आ गया। ठीक है, अब ये तो यही बन सकता है। अब रिंग पर लगाओ, कार्बन को नाइट्रोजन पर मत लगाओ, तो आप देखेंगे क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट। जो सेकंड नंबर है और ये वाला क्या है, दोनों सेम। नाउ इट विल स्टार्ट रिपीटिंग। तो यहां से भी बताइए टोटल कितने बन गए आप लोगों के सामने, 5। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछे गए थे नंबर ऑफ बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स। मैंने आप लोगों के साथ आयुपैक नेमिंग के क्वेश्चन शेयर किए हैं, उनको एक ही दिन में नहीं सुलटाना है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ लेना है। दिन के 5 करेंगे अपन ऐसे। आप रैंडमली भी कर सकते हो, रैंडमली करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आंसर आपको दे दिए गए साथ में, टिक कर लो, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो नेमिंग परमानेंट फिक्स रहेगा, परमानेंट दिमाग में रहेगा। रैंडमली करते रहो, एक दिन सुलटा के साइड मत फेंको, क्योंकि लड़ाई इस बात की नहीं है समझ में आया कि नहीं आया। अब लड़ाई इस बात की भी है समझ में आने के बाद याद है या नहीं है। तो ये हमारा चलता रहेगा। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है, एकदम जबरदस्त लेवल का, जिसमें आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया सभी ने, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, total number of monochloro derivative of, total number of monochloro derivatives of, total number of monochloro derivatives of, number 1 benzene, benzene, दूसरा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, तीसरा एंथ्रासीन, चौथा फिनेंथ्रीन, पांचवा डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, आपसे पूछा गया है बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। ठीक है, आइए सभी के पेन डाउन होने चाहिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली आप सभी करते ही हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपने किए होंगे लास्ट ईयर, आप कहीं से भी पढ़े होंगे। ठीक है, बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ज्यादा से ज्यादा पहला और पांचवा, उसके अलावा नहीं पूछ सकता एग्जाम में। और उसके अलावा आपने आंसर याद किए हैं। कैसी बात कर रहे हो सर, आंसर याद किए? सर ने पूरा टाइम लगाया, समझाया था हमको ऐसे बढ़िया तरीके से, आज भी वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं आंसर याद किए थे, याद करने का तरीका बताया था कैसे याद कर लेना। आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, मोनो क्लोरो डेरिवेटिव।
जब तक आपको ये वर्ड क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। ठीक है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, इसका मतलब है कि आपको गिवन कंपाउंड में एक एच हटाकर क्या लगाना है, मोनो का मतलब सिंगल, क्या, क्लोरीन, एक क्लोरीन लगा देना एक एच हटाकर। जैसे इस क्वेश्चन पर पहुंचे उससे पहले मान लीजिए अगर मैं आपके सामने प्रोपेन रख देता हूं, क्या रख देता हूं, प्रोपेन, और मैं कह रहा हूं कि यहां से एक एच हटाना है और एच की जगह क्या लगाना है, सीएल, तो आप मुझे बताओ कि प्रोपेन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे। तो आप सोचो, अगर मैं यहां से एच हटाऊंगा तो यहां से हटाने की जरूरत सेम ही बनेगा, और यहां से हटा सकता हूं, तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव तो हमारे पास ये आएगा। मोनोक्लोरो का मतलब एक क्लोरीन आपको लगाना है एक एच को हटाकर, एक आप लोगों के सामने ये आएगा। क्या ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये हमारे सामने बनेंगे। अब आप सोचो आपने यहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपकी हेल्प कर दी आयुपैक नेमिंग ने, कि अगर आप यहां से चटाते हो या यहां से चटाते हो तो नाम क्या आएगा, सेम। जो नहीं समझ पा रहे वो लो हटाकर देख लो, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं। ये देखो यहां पर सीएल लगा दिया, देन यू विल फाइंड ये और ये तो आपस में क्या है, होमोमर्स है, ये तो डिफरेंट कंपाउंड ही नहीं है। तो बताइए टोटल कितने बने, एक प्लस एक दो। अब ये दोनों सेम है, ये किसने बताया, आयुपैक नेमिंग। सोचो अगर हमें आयुपैक नेमिंग नहीं आती तो हम आइडेंटिकल पोजीशन ही नहीं पहचान पाते। लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं। अब आता हूं दोस्तों मैं पहले वाले क्वेश्चन पर, किस पर आ रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, किस प्रकार की बातें करनी, जरा ध्यान से सुनना। ये हमारे सामने है बेंजीन, क्या है, बेंजीन। आप बताओ बेंजीन के हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही हटाना है हमें। अब मुद्दा यह है कि कौन सा हाइड्रोजन हटाया जाए, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो H हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, Cl। टेल मी विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड, कोई सा भी हटा लो एक ही बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये तो सही नहीं है, आओ मैं कहता हूं ये H हटाते हैं पहले, ठीक है, ये H हटा दिया और H हटाकर क्या लगा दिया इसकी जगह, बताओ Cl, तो ये बन गया, नाम बताओ इसका, वन क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, वन स्किप किया जा सकता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि साहब ये वाला हटाओ, ठीक है, अगर मैंने ये वाला हटा दिया है, ध्यान से सुनते हुए जाओ, ध्यान से सुनते हुए जाओ, अगर मैंने ये हटा दिया तो नाम फिर से बताओ, वन क्लोरो। एक कह रहा है कि साहब एक मिनट ये वाला हटा के दिखाओ, तो जो मन करे वो हटाओ, मैं मेन पॉइंट पर आ रहा हूं, आप समझिए, मैं आपको एहसास दिला दूंगा कि बाकी आपने वास्तव में ही याद किए। बताइए इसका नाम क्या है, वन क्लोरोबेंजीन, मीन्स यू आर गेटिंग द सेम आयुपैक नेम। इट मीन्स यू कैन से दैट कि अगर सर यहां से ये H हटा दिया है तो ये और ये हटाने की जरूरत, बिकॉज यू विल गेट द सेम आयुपैक नेम। यानी कि बेंजीन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे, ए। क्लोरीन की जगह नाइट्रो भी आ सकता है, मोनो डेरिवेटिव समझो आप, मोनो का मतलब एक H हटाकर कितने डिफरेंट बनाए जा सकते हैं, तो एक H हटाकर केवल एक ही डिफरेंट बनेगा। तो इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना हो गया है दोस्तों, एक हो गया है। ये बहुत आसानी से आपने पहचान लिया, ठीक है। आइए अब दूसरा हम बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ये हमारे सामने है नेफ्थलीन। पहले मैं आपको नेफ्थलीन की बता देता हूं स्ट्रक्चर। इस प्रकार से दो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, ठीक है। अब आपने इसमें याद किया हुआ है कैसे, पहले ही आपको झलक में ये बात समझ में आ जाएगी, हालांकि आंसर सबको याद है, उसमें डाउट नहीं, मुझे पता है ना। ये इसका आयुपैक नेम बताओ, व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तुम कहां से बताओगे, मैंने सिखाया ही नहीं। बाईसाइक्लो की नेमिंग हमने पढ़ी नहीं पढ़ी है, जाके पूरी आयुपैक नेमिंग चेक करो, कहीं भी बाईसाइक्लो स्पाइरो है ही, कैसे बता दोगे नाम। और अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, जब तुम्हें नाम नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा H हटाना और कौन सा H, याद कर रखे हैं दो, याद कर रखे हैं तीन, याद कर रखे हैं पांच, उन पांच में से किसी का एक का नाम पूछ लिया जाए नहीं बता पाएगा। बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मास्टर को भी नहीं आता है।
आप चुपके से जाके नाम पूछोगे तो मास्टर चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसने, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर आप ही पढ़ा के आए हो। अगर आपको नाम नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन सेम और कौन सा नहीं? तो फिर पीओएस के थ्रू कैसे ना कैसे करके आइडेंटिकल हाइड्रोजन याद करवाए जाते हैं। क्यों नहीं पूछेगा एग्जामिनर? अगर उसको एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस करना होता तो 2025 में कर चुका होता, वो बेहतरीन उसके पास स्कोप था। लेकिन सारे क्वेश्चन पूछे लेकिन एनसीईआरटी के दायरे में, बाहर नहीं गया एनसीईआरटी से। क्लियर? तो चलिए हमें इसमें टेक्निकली आइडेंटिकल पोजीशंस याद करनी पड़ेगी। इसी में याद करने के लिए कहूंगा क्योंकि जो नेफ्थलीन है वो कई जगह आता है, अल्फा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, तो अल्फा बीटा मुझे बताना पड़ेगा। आइए सबसे पहले अगर मैं वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस प्रकार से बना सकता हूं। मुझे बता दो भाई लोगों, कौन से वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है? इसमें ये वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही क्यों सर? अरे 4 बॉन्ड बन चुके हैं ना, इस पर भी नोट लगा के लिखेंगे क्या? तो बताइए इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इधर से ये वाली पोजीशन को कॉमन नेमिंग से बताता हूं, कौन सी पोजीशन बोलते हैं? अल्फा। सिमिलरली इधर वाली दोनों पोजीशंस क्या हैं? अल्फा। इसका मतलब जहां जहां अल्फा लिखा है दिस ऑल 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। याद करवा रहा हूं मैं, जब भी याद करवाता हूं बताता हूं कि ये याद रखना, चारों पोजीशन क्या है? सेम। अगर आईपैक नेमिंग सिखाता तो मैं कभी याद नहीं करने को बोलता कि देखो ये सारे एक जैसे हैं याद कर लो, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगले ही स्टेप पर जाता हूं तो ये हमारे सामने कौन सी पोजीशन है? बीटा। सिमिलरली बीटा, इधर भी सिमिलरली बीटा और इधर भी बीटा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि यहां पर दो ही टाइप की पोजीशन है, या तो अल्फा या बीटा। आइए अगर हम बात करें तो क्या अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन हैं? क्योंकि 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। मतलब यहां से हटाओगे, मत हटाना, यू विल गेट द सेम आयुपैक नेम। अब मैं नेम नहीं बता सकता क्योंकि सिखाया नहीं है। दूसरा, यहां पर अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो अगर आपने यहां से हटा दिया तो यहां से और यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप बताओ अगर H हटाकर क्या लगाया जाए? Cl, तो कितने डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं? 2। पक्का? चलिए, और इनडायरेक्टली हमने याद किया है। इनडायरेक्टली हमने क्या किया है? याद। एक तो यहां से बन सकता है अल्फा पोजीशन से, और एक यहां से बन सकता है कौन सी पोजीशन से? बीटा पोजीशन से। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? तो इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितने हो गए हैं? 2। सिमिलरली इसके कितने होते हैं? 3। इसके कितने होते हैं? 5। मैं कहता हूं कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अगर बता भी रहा है आजू बाजू वाला कि देखो हमारे सर ने तो बता दिया, तो नाम पूछ लेना उससे। फिर बोलते हैं तूने भी याद किया? याद करना है तो सीधा कर लो, 3 और 5। मैं कहता हूं याद भी मत करो क्योंकि पूछता ही नहीं है। इतना दिमाग है उसके पास, पेपर बनाने वाले के पास, कि किस टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। 5वें नंबर पर अपन सुलटाने की कोशिश करेंगे। इस बार चांस ज्यादा है, इस बार मेडिकल वाले पूरे जेई वालों के नोट्स उठा लेंगे। जीरोक्स करवा लिए बहुत सारे टीचर्स ने तो आईआईटी वालों के, कि दनादन पढ़ाएंगे साहब। पहली बार पढ़ाएंगे तो पहली साल में तो उनको खुद को ही समझ में आएगा। कि पहले तो 2-2, 3-3 एग्जाम चुरा के, एग्जाम्पल चुरा के लिखवाते थे। अब तो भाई साहब लाइन टू लाइन चलेंगे हम। 2 पैटर्न अलग हैं, 2 एग्जाम अलग हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जेई में कम, टाइम सफिशिएंट होता है। सुलटा दिया है। 5वें पे ट्राई करो, 5वें पे कॉमन सेंस से निकाला जा सकता है क्वेश्चन को। 5वें वाले पर ट्राई कर सकते हो। 5th नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं। याद नहीं करना है।
कितने पोजीशंस आपको एक जैसी दिख रही हैं? देखिए, नेमिंग फ्रीज में नहीं बताई जा सकती, पर इसमें आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। देखो, यहां से एच हटाया जा सकता है, इस जैसा कोई नहीं है। अब देखो, इधर से इधर जाओगे तो ये पोजीशन एकदम, लेकिन ना तो यहां पर हाइड्रोजन और ना ही वहां पर। ध्यान से सुनते हुए जाना। इधर अगर अपन बात करें, ये पोजीशन, सिमिलरली ये पोजीशन एग्जैक्टली सेम। अगर आप यहां से शुरू करोगे तो इधर उधर एक जैसी बात, ऊपर जाओ नीचे की साइड जाओ उधर भी, तो ये चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर आपने यहां से एच हटाने की सोची तो ये तीनों हाइड्रोजन हटाने पर भी नाम क्या आएगा? सेम आएगा। अब आगे बढ़िए, अगर आप इधर जाओगे, सिमिलरली इधर जाओगे, इधर जाओगे, तो अगर आपने यहां से एच हटाने की सोची तो ये और ये एच हटाने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द सेम आईयूपैक नेम। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब देखो, अगर आप इधर जाओ तो इधर जाओ, सेम आ गए एक जगह, यहां से एच हटाओगे तो सिमिलरली इधर उधर जाने पर सेम, तो ये एच हटाने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए कितनी जगह से एच हटाया जा सकता है? 4। तो इसके नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बन सकते हैं? यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। तो ये आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए। हालांकि ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स गए, लेकिन कॉमन सेंस से चीजों को पहचाना जा सकता है। आप नाम भी लिख के देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने यहां पर Cl लगाया, तो यहां पर आपका ये क्या बनेगा? मेन चेन। ये सब्सिट्यूएंट, तो इसका नाम लिखना, फिर यहां Cl लगाना, इसका नाम लिखना, क्योंकि नंबरिंग कहां से शुरू होगी? मेन चेन से, तो ये रहेगा 1 2। इसमें भी देखो, यहां से 1 2, तो आप इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, दो सभी साइड से नंबर, इसको 1, इसको सॉरी, इधर से 1 2, इधर से 1 2, इसको 1 2, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से 2 नंबर पर आएगा जो भी लगाओगे। ठीक है, चलिए। हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स गए हैं। नेक्स्ट वाले दोनों क्वेश्चंस आपके सिलेबस के, क्योंकि जहां भी आप आईयूपैक नेम लिख सकते हैं, मतलब आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अब नीचे लिखेंगे 1 1 डाइक्लोरोबेंजीन्स डाइक्लोरोबेंजीन्स डाइक्लोरोबेंजीन्स। दूसरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स। बताइए टोटल कितनी डाइक्लोरोबेंजीन्स हो सकती हैं और टोटल कितनी ब्रोमोक्लोरोबेंजीन्स हो सकती है? डाइक्लोरोबेंजीन, समझ रहे हो ना? नाम के अंदर ये आना ही चाहिए, डाइक्लोरोबेंजीन, ये फिक्स होना चाहिए नाम में। ब्रोमो क्लोरोबेंजीन्स। सुलटा पाए क्या? पहले के कितने आए? 4 कहां से आ गए? हाँ, डाइक्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरीन लगानी है। हाँ, ठीक है, 3 में 4 कहां हुए? आइए पहले वाले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों। पहले वाले पर क्या पूछ रहा है? डाइक्लोरोबेंजीन्स। तो पहले बेंजीन फिक्स कर दें। लीजिए, ये हमारे सामने बेंजीन। बस ये ध्यान रखना, एक कार्बन पर एक से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। रिंग के केवल एक ही कुछ लगाया जा सकता है कार्बन पर, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन, उसी को हटाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने रहेगा ये वाला। देखो, नाम बताओ क्या रहेगा इसका?
1,2 डाइक्लोरो, आया डाइक्लोरोबेंजीन नाम के अंदर। दूसरा बताओ, जैसे ही बनाओगे तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। 1,3 डाइक्लोरो। तीसरा बताओ 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। कितने बनेंगे बताओ? टेक्निकली आपने ये बताया है कि बेंजीन के डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने हैं? 2, सॉरी 3। डाइक्लोरो डेरिवेटिव 3, जिसमें जुड़ने वाले दोनों क्या थे? सेम। देखो लिख दिया ना, सेम। दूसरा बताओ, दूसरे वाले में इस बार बताना है ब्रोमोक्लोरो। तो आप समझो, आप मान लो पहले क्या लगा दिया है? ब्रोमीन। तो बताओ क्लोरीन को कहां लगाओगे? यहां लगा सकते हो। इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि नंबरिंग ब्रोमीन की साइड से होगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। नाम बताओ। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, सही है। नेक्स्ट बताइए, अगर अपन बात करें Br को यहीं रखें और Cl को कहां लगा दें? यहां। अब बताओ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि नंबरिंग ब्रोमीन की साइड से होनी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां पर रहेगा Br और यहां पर रहेगा Cl। नाम बताइए। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? तो बताइए कितने बनेंगे? 3। तो बेंजीन के डाई डेरिवेटिव कितने होते हैं? 3। चाहे लगने वाले दोनों सेम हो, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन हो, या लगने वाले दोनों अलग हो, यानी कि एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। तो यही समझाया है कि दोनों सेम होंगे तब भी कितने बनेंगे बताओ? ये आपके सामने 3। और दोनों अलग रहेंगे तब भी कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 3। तो यहां फर्क नहीं पड़ रहा दोनों सेम है या अलग है। यही पॉइंट आपको समझ में आ गया है? पक्का? चलिए, तो आज के लिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो उतना ही रहेगा। सभी वैरायटी के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। फिर भी आपके सामने मॉड्यूल में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको अप्रोच कीजिए। ठीक है, अगले पेज पर हेडिंग लगा देंगे। अगले पेज पर हेडिंग लगा देंगे। अगले पेज पर हेडिंग लगा देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये सभी ने नोट कर लिया है? अपने क्वेश्चन बैंक में इस वैरायटी के क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे आपको, तो आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या रहेगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टेक्निकली अभी स्टीरियो शुरू नहीं होगा, अभी स्टीरियो शुरू नहीं होगा। देखो, अगर अपन कायदे की बात करना चाहें तो मैं एक बार आइसोमर्स को डिवाइड करके बता देता हूं। आइसोमर्स को टेक्निकली अगर अपन बात करें तो हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक आइसोमर्स को कौन से बोला हमने? बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनल। ये वर्ड जरूर याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्लियर? या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल याद रहेगा आपको, मुझे पता है। और दूसरा हमारे सामने होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। दोस्तों, स्टीरियो आइसोमर्स ही आपके कौन से आइसोमर्स होते हैं? कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स होते हैं? कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स ही आपके कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं। और ये कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स फर्दर आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आप लोगों के सामने आते हैं ज्योमेट्रिकल। क्या आते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें नीट 2025 में क्वेश्चन था। और एक हमारे सामने आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? तो अभी जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहे हैं कि स्टीरियो को तो 2 में बांटते थे, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिग्रेशनल। तूने स्टीरियो को तो बस एक ही बोल दिया है। कौन सा? कॉन्फिग्रेशनल। दोस्तों, कन्फर्मेशनल एक्चुअली आइसोमर्स होते ही, और कमाल की बात, एनसीईआरटी भी नहीं बात करता उनकी। एनसीईआरटी नहीं करता। कन्फर्मेशन एक अलग ही पार्ट होता है स्टीरियो का, तो हमें भी उनको एकदम अलग ही डील करना पड़ेगा। तो अभी मैं कन्फर्मेशंस पढ़ाऊंगा, तो कन्फर्मेशंस को आप यहां से लिंक करने की कोशिश ना करें। टेक्निकली अभी हमने स्टीरियो को नहीं शुरू किया है, स्टीरियो का भी शुरू
नहीं किया है। हम थोड़ी सी अलग टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे जिनमें कंपाउंड्स अलग बनेंगे ही नहीं, एक ही कंपाउंड की अलग अलग शेप आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो कन्फर्मेशंस एनसीईआरटी ने भी चैप्टर अल्केन में दिया है एकदम अलग से डील करके, हम भी उनको एकदम सेपरेटली डील करेंगे। कन्फर्मेशंस खत्म करने के बाद हम वापस यहां पर लौटेंगे एंड फिर मैं आपको किसकी डेफिनेशन दूंगा, स्टीरियो आइसोमर्स की, और फिर मैं आपको किसकी डेफिनेशन दूंगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। अभी तो मैं ना तो इसकी डेफिनेशन दूंगा और ना ही इसकी डेफिनेशन दूंगा, क्योंकि टॉपिक अभी बीच में मैं कुछ अलग ही शुरू करने वाला हूं। स्टीरियो का मतलब इतना बता सकता हूं कि स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस मतलब हवा, और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हवा में ही चले जाते हैं जब सर लोग पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे एक बार, और स्टीरियो की कुछ बहुत ही बेसिक हम यहां पर बातें करेंगे। हालांकि वो आपके लिए कितना बेसिक रहता है वो अलग बात है। सुलटा दिया है। इनमें से कुछ फॉर्मूले हम पहले से सीख चुके हैं। कौन कौन सा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये ऑलरेडी हम नेमिंग से पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज वेज डैश, सॉहर्स, न्यूमैन एंड फिशर, इन चारों की बातें हम पहले यहां पर करेंगे। यानी कि स्टीरियो में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए। सभी ने सुलटा दिया है, क्लियर। चलिए वन बाय वन अपन डील करेंगे। 3 तक हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, 4th नंबर से शुरू करेंगे। उसको फ्लाइंग वेज या कई बार वेज डैश फॉर्मूला भी कह देते हैं। 4th से शुरू करेंगे। सभी ने लिख लिया है? चलिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। 4th नंबर से अपन शुरू करने वाले हैं।
दैट इज, अगर अपन बात करें वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला। आइए बिल्कुल बेसिक से चीजों को हम डील करते हैं। देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। जैसे कई जगह पर अगर आप गाड़ी या बाइक चलाते होंगे तो ऐसे लिखा रहता है पी और क्रॉस रहता है, इसका मतलब क्या होता है? नो पार्किंग। आपको मालूम होना चाहिए कि ये साइन है नो पार्किंग का है। क्लियर? मान लीजिए आपको नहीं पता है, वहां पर आप गाड़ी लेके खड़े हुए हैं, पुलिस वाले ने आके चालान बना दिया, आपने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, तो एक ही बात बोले कोई बात नहीं, अगली बार से पता लग जाएगा, पढ़ के आओगे कि भाई ये साइन है बोर्ड, आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आपका एटम एक्स और वाई के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड। ठीक है, ये एक्स का पी ऑर्बिटल, ये वाई का पी ऑर्बिटल इस प्रकार से ओवरलैप किया, ऐसे दिखा देते हो आप इसको। कई बार आप एक्स और वाई के बीच को बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हो। तो दिस लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। आप इस बात को समझिए। जब मैं ऐसे लिखाता हूं, देखो Cl Cl, तो तुम क्या कहते हो? क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड का। किसका है? रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम मैं कई बार यूं लिख देता हूं तो आप क्या कहोगे कि सर इसके लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट है। जैसे मैं ये साइन बना देता हूं तो आप बोलोगे सर ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच का साइन है। मान लीजिए अगर मैं ये साइन बना देता हूं तो आप बोलोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। तो ये साइन कन्वेंशन है। क्या है? साइन कन्वेंशन हमें मालूम होना चाहिए। जैसे एंगल को किससे नॉर्मली लिखा जाता है? थीटा। क्लियर? तो इसी प्रकार से कुछ बेसिक बातें होती हैं जिनके ना मालूम होने से गड़बड़ हो जाती है। देखिए अगर हम किसी मॉलिक्यूल को वेज और डैश में लिखना चाहते हैं तो आप समझिए, किसी बॉन्ड को अगर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? इस तरीके से, तो इस नोटेशन का नाम क्या होता है? वेज। इस नोटेशन का नाम क्या होता है? वेज। और ये कब इस्तेमाल में लिया जाएगा? ये इस्तेमाल में लिया जाएगा उस बॉन्ड को दिखाने के लिए जो आपकी तरफ होता है, यानी कि ये बताता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या बताता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कुछ लोग चोरी छिपे अभी भी छाप रहे हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, किसी जीरोक्स की दुकान पर छोड़ेंगे कि ये लो वाइस वाई सर के नोट्स भेजते रहना, बस मेरा नाम लिख देना कि मेरे नोट्स है, ये मैंने बनाए इतने सुंदरता के साथ। कोई जानने वाला नहीं है। आइए, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से किसी बॉन्ड को अगर इस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से? इस तरीके से, तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? डैश। आज के बाद जब भी आपको ये दिखेगा आप क्या बोलोगे? वेज। इसको क्या बोलोगे? डैश। डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर बोल देते हैं, कई बार व्यूअर भी बोल देते हैं, जो देखने वाला है। तो ये सिमिलर टर्म्स हैं, इनसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बॉन्ड आप नॉर्मली ऐसे बनाएंगे यूं, इसको हम कौन सा बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सॉलिड लाइन। क्या बोलते हैं? सॉलिड लाइन। क्लियर? और सॉलिड लाइन की खास बात होती है, आपके हिसाब से लिख रहा हूं ना, आप पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है इन द प्लेन ऑफ पेपर। इन द प्लेन ऑफ पेपर। कहां पर है? पेपर के प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये बता रहा है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई बॉन्ड को, किसी बॉन्ड को अगर ऐसे दिखाया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेज। इसका मतलब वो बॉन्ड कहां पर है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर किसी बॉन्ड को ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको? डैश। इसका मतलब वो बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। और किसी बॉन्ड को सॉलिड लाइन से लिखा गया है, इसका मतलब वो ना आपसे दूर है ना आपके नजदीक है, वो पेपर के प्लेन में। समझ में आएंगी बातें धीरे धीरे। आइए मान लीजिए अगर आपने इस प्रकार से लिखा हुआ है CH4, तो दोस्तों इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? इसकी अपनी लिमिटेशन है, ये कभी भी आपको कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताता कि हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड। ये कह रहा है एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, कैसे जुड़े हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसे ये तो सिंपलेस्ट है इसलिए आपको समझ में आ जाता है। जैसे अगर अपन लिख दे C6H12O6, क्लियर? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब बता रहा है कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, कैसे जुड़े हैं नहीं पता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। दूसरा आपका आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका ये बता देता है हाउ द एटम्स आर कनेक्टेड।
कैसे जुड़े हुए? तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले मैंने बताया कि चारों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, चारों हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं, पर इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। आप समझिए इन चीजों को, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि ये ज्योमेट्री पर कोई कमेंट नहीं करता। कई बार हम मिथेन ऐसे लिख देते हैं और जो ड्रॉपर होते हैं 2-3 साल के, क्लियर, वो सोचते हैं कि यार इसको इतनी बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। ये तो इसने जो बनाया प्लेनर बना दिया है, इसको इतनी केमिस्ट्री नहीं आती, उसको नहीं आती, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इट हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री, कोई लेना देना नहीं है इसका ज्योमेट्री के साथ। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो फिर ये चारों हाइड्रोजन एटम स्पेस में है कैसे, इसके लिए आपको उसकी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री पर जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे जानने की कोई कोशिश करे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, तो स्टेरिक नंबर बताओ कितना है, 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। अब आईओसी में भी आपको टेट्राहेड्रल बना के सिखाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि भाई ये कार्बन आपके सामने है, एक हाइड्रोजन ये रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर रहेगा और एक हाइड्रोजन यहां पर रहेगा, इस प्रकार का कुछ है। और थोड़ा सा इसमें कोशिश की जाती है कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, तो नीचे वाले तीनों हाइड्रोजन मिलकर एक क्या बना रहे होते हैं, ट्राइंगल। ये देखो क्या बना रहे होते हैं, ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को जब ऊपर की तरफ जोड़ोगे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा आपके सामने, टेट्राहेड्रॉन। क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रॉन। कि रियल में कुछ इस प्रकार के इसकी शेप है कि जो आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे ये बॉन्ड कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कौन सा है, कार्बन, तो इनके बीच में जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री के आसपास। ये भी जो आपके सामने है वो कुछ इसी प्रकार के एंगल रहने वाले हैं। ये आईओसी में बताया जाता है, ठीक है। किस में बताया जाता है, आपको बताया जाएगा, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी वेस्ट डेस्क पर आऊंगा। लेकिन पता ठीक आपने लिख दिया, पर ये अभी भी 3D की फील नहीं दिला रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रॉन, और टेट्राहेड्रॉन एक 3D ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है, 3D, मतलब 3D के अंदर है, स्पेस के अंदर है। ये अभी भी फील नहीं दिला रहा है। जिसको केमिस्ट्री नहीं आती उसके सामने अगर रख दोगे तो उसको कोई खास फर्क नहीं दिखाई देगा, बोलेगा सारे एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, कोई खास फर्क नहीं है। तो आपकी 3D की चीज को हम 2D में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा। बोर्ड कैसा होता है, 2 डायमेंशनल, या तो एक्स वाई, या तो एक्स जेड, या वाई जेड, दो ही एक्सेस होंगी। आप पेपर पर लिखोगे, पेपर भी कैसा है, 2D, सही बात है कि नहीं है। तो हमें 2D में लिखना है लेकिन फील 3D की लेना है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन आई है। अब कहता है इसी को ही थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। आइए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मान लीजिए अगर मुझे मीथेन को लिखना होता तो मैं इस प्रकार से लिखता, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर भी कौन है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपका इस प्रकार से होता, किसके ऊपर, वेज के ऊपर, और एक हाइड्रोजन आपका इस प्रकार से होता, किसके ऊपर, डैश के ऊपर। अब वापिस से जिसको केमिस्ट्री नहीं आती उसके पास ये स्ट्रक्चर रखो और उससे पूछो कि भाई क्या है, वो आपसे दनादन सवाल करेगा। पहला सवाल कि ये क्या है, क्योंकि उसको एक जैसे नहीं दिख रहे ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, अच्छा तेरे को सब बताना पड़ेगा, ये सॉलिड लाइन है। क्या है, सॉलिड लाइन। तो बोलेगा कि ये क्या है, तो आप बोलोगे इसको वेज कहते हैं। है तो ये भी वही बॉन्ड, पर इस बार इस बॉन्ड को किससे लिखा गया है, वेज। तो पूछेगा अच्छा ये क्या होता है, कि ये बॉन्ड तू ये सोच कि तेरी तरफ आ रहा है। बोला ठीक है। फिर ये क्या होता है, आप बोलोगे इसको डैश कहते हैं। बोले ये क्या बताता है, कि ये बॉन्ड तुझसे दूर जा रहा है। 3D में मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश आप लोगों के सामने। फिर बोलेगा इसके बारे में तो तूने बताया नहीं है, कहां जा रहा है, कि इन्हें सॉलिड लाइन कहते हैं, ये पेपर के प्लेन में होती है, ना आपसे दूर और ना आपके नजदीक होती हैं। इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। तो इसमें भी अगर वही ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये क्या बन गया, नीचे ट्राइंगल, और ऊपर वाले एटम से जब आप कनेक्ट करोगे तो ये बन गया टेट्राहेड्रॉन। लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बेटर फील दिला रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करो, देखिए स्टीरियो इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन, इज ऑल अबाउट। जब मैं बोलूंगा कि ऐसा इमेजिन करो तो आपको इमेजिन करना तो समझ में आ जाएगा, और आप ऐसे बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं इधर से हम ये इमेजिन करो, कोई मतलब उसको कुछ समझ में आने वाला, तो इमेजिन तो करना पड़ेगा। जैसे इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 3D में प्रोजेक्ट करूं, किसमें प्रोजेक्ट करूं,
3D में, तो आप समझिए एटम्स की पोजीशनिंग क्या है स्पेस के अंदर। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कार्बन। यहां पर ये कार्बन है, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन पर नंबरिंग कर देता हूं। दिस इज हाइड्रोजन नंबर, दिस इज हाइड्रोजन नंबर, दिस इज हाइड्रोजन नंबर एंड दिस इज हाइड्रोजन नंबर 4। आइए नंबरिंग कर देता हूं। ये कार्बन हमारे सामने है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर पर लगा हुआ हाइड्रोजन नंबर 1 कहां है? यहां। अब आप सोचो अगर यहां पर कोई हाइड्रोजन होता तो जो बिल्कुल मेरे सामने बैठा है, तो ना उससे दूर ना उससे, क्लियर। तो एक हाइड्रोजन आपका इस प्रकार से है, दूसरा हाइड्रोजन कहां पर है? दूसरा हाइड्रोजन इस प्रकार से, दो हाइड्रोजन से, क्लियर। तो एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, बिल्कुल जो सामने बैठा है। जो सामने नहीं बैठे वो टीवी में देखेंगे, क्लियर। अनअकैडमी ने सारी फैसिलिटी दी है, भरपूर मात्रा में फायदा उठाएं। तो ये हाइड्रोजन ना आपसे दूर ना आपके पास। अब आते हैं नंबर 3 वाले पर। नंबर 3 वाला हाइड्रोजन इस प्लेन को छोड़कर आपकी तरफ, यहां पर हवा में, प्लेन से बाहर आपकी तरफ। और नंबर 4 हाइड्रोजन इस प्लेन से, आप ये सोचो ये एक प्लेन के अंदर है, ये वाले किसमें है? एक प्लेन के अंदर। तो नंबर 4 वाला हाइड्रोजन इस प्लेन को छोड़ के इस तरफ है, आपसे दूर। तो आपको इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल को विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप विजुलाइज करते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आइए वन बाय वन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने देखो, ये रहा कार्बन, ब्लैक इज कार्बन। एक ये रहा हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ, दिस इज हाइड्रोजन नंबर एंड दिस इज हाइड्रोजन नंबर। तो इसको गौर से देखो, जो भी बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है, ये तीनों एटम सेम डिस्टेंस पर उससे। ये नहीं कह सकता पर्पल मेरी तरफ है, येलो या ब्लू मुझसे दूर है या ब्लैक मेरे से दूर है। तीनों की डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है? सेम, बिकॉज दीज 3 एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर। आगे बात समझ में? अब अगर अपन बात करें, 2 हाइड्रोजन लगा दिया आपने। अब तीसरा बॉन्ड जो कि हमने किससे दिखाया है? वेज। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड तो इसी तरीके से होता था। ये हमने बताया है कि भाई इसको थोड़ा अलग फील करो। तो यहां पर जो तीसरा बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन, ये देखो यहां पर आया। अब देखो, अगर आप तीसरे हाइड्रोजन को देख पा रहे हो तो इसने प्लेन छोड़ दिया है और अब ये आपकी तरफ आ गया है। सो दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय वेज। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब अगर अपन बात करना चाहें एक और बॉन्ड, तो एक और बॉन्ड जो आप लोगों के सामने है वो क्या होता है? डैश। अब देखो ये क्या है? प्लेन। अगर अपन इसको समझें बढ़िया तरीके से, जैसे ये मोबाइल है, प्लेनर है, ठीक है। तो इसको अगर अपन समझें तो इस तरीके से समझो, ये देखो, ये जो एटम्स आपके हैं, ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल, दे आर लाइंग इन द सेम, एक ही प्लेन के अंदर। अगर आप गौर से देखोगे तो रेड कहां है? प्लेन से बाहर। लेकिन आप बोलोगे हमारी, और येलो कहां है? प्लेन के अंदर, लेकिन आपसे। ये होता है 3D के अंदर मॉलिक्यूल। तो ये भी आपको टेट्राहेड्रल ही बता रहा है, ये भी, पर ये 3D की फील दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? और कुछ बेसिक बातें समझते हैं, ध्यान से सुनिए। वेज और डैश का प्लेन सेम होता है कि अलग होता है? आपने वेज डैश जीवन में कभी नहीं समझा, ढंग से सुनना। स्टीरियो वो पार्ट है जहां एग्जामिनर जहां चाहे वहां हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, मास्टर का। तुम्हें लगता है कि हम लोग ऐसे दनादन 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 बताए जा रहे हैं? अरे जो आता है उसको बताना बहुत आसान है, पर एग्जामिनर वो पूछता है जो आपको भी नहीं आता। नीट 2025 से पहले फिजिक्स का मास्टर यूं सॉल्व करता था, भाई साहब ऐसे भी कट भी नहीं कर रहा था। दिस डिवाइडेड बाय दिस 5। बच्चा सोच रहा था इतनी जल्दी कैलकुलेशन, घर से 5 बार सॉल्व करके आया है, 5 आ रहा है। जब 2025 का पेपर आया, पेन नहीं चल रहा है। ये डिफरेंस होता है आती हुई चीज को बताना और एक नई चीज पर अप्रोच लेना। तो आपके लिए तो हर चीज क्या रहेगी? नहीं रहेगी, ध्यान रखना। अब आइए वापस से एक बार मैं आपको क्लियरिटी लेकर आ जाता हूं, वेज एंड डैश। देखो बच्चों, ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से है। तो इसमें 2 वी बनती है। क्या बनती है? 2 वी। वी इंग्लिश का अल्फाबेट, ठीक है ना। एक वी बन रही है आपकी सॉलिड लाइन से, गौर से देखो, ये रही। कौन से प्लेन में है ये? वर्टिकल। और एक वी बन रही है आपकी वेज डैश एंड ये वाला बीच वाला एटम, और ये कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल। तो आप देखो वेज और डैश का प्लेन क्या है? सेम। एंड सॉलिड लाइन का प्लेन क्या है? सेम। वेज और डैश सेम प्लेन में होते हैं और आपकी सॉलिड लाइन सेम प्लेन में, लेकिन दोनों आपस में
परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर होते हैं। ये तो आपको आईओसी में भी बताया जाएगा। अगर कोई बिल्कुल सामने बैठा है ना तो उसको बस रेड दिखाई देगा, येलो दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि येलो रेड के जस्ट पीछे है। तो वेज के जस्ट पीछे कौन होता है? डैश। आगे बात समझ में? इनका प्लेन क्या है? सेम। और इनका प्लेन क्या है? सेम। तो इसको कई बार वेज डैश को ऐसे भी दिखाया जाता है। मान लीजिए आप अपन दिखाना चाहें तो ये एक वी बन गई है। कौन सी वी बनी है? ये सॉलिड। बताइए इसका प्लेन क्या रहेगा? सेम। दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अब इसमें एक वी और बनती है जो कि किससे बनेगी बताओ? वेज एंड डैश से। तो एक यहां पर आपके सामने वी बनती हुई दिखाई देगी, वेज एंड डैश से। तो इन सॉलिड लाइन का प्लेन क्या है? सेम। जो व्हाइट वाली है वो सेम प्लेन में है, और जो पर्पल वाली है वो भी सेम प्लेन में है। और आप समझिए अगर यहां पर कोई एटम है तो इसके जस्ट पीछे वाला एटम यहां पर होगा, ये एक दूसरे के पीछे होते हैं। तो वेज के जस्ट पीछे क्या होता है? डैश। आइए और बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, यहां पर लगा दिया है मैंने फ्लोरीन, यहां पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, अगर अपन बात करें यहां पर मैंने लगा दिया है ब्रोमीन, और यहां पर मैंने लगा दिया है आयोडीन। ये ऑप्टिकल में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, बहुत ही सारे बच्चों को क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है ऑप्टिकल के अंदर कि अलग है सेम है, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं, उन्होंने कभी जीवन में वेज डैश को ढंग से समझा नहीं है। आइए, एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरी स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई, यहां पर कौन है? फ्लोरीन, यहां पर कौन है? क्लोरीन, लेकिन इस बार मैंने पहले डैश लिख दिया है आयोडीन, और फिर मैंने वेज लिख दिया है, बताइए, ब्रोमीन। दीज आर द सेम मोलिक्यूल्स और डिफरेंट? दीज आर द सेम मोलिक्यूल, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इसमें पहले किसको लिखा गया है और उसके बाद, लेकिन इसमें पहले किसको लिखा गया है और बाद में कुछ भी लिखा हो, मतलब दोनों आज भी वही बता रहे हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं। आप बताओ कौन कौन से एटम आपके बोर्ड के प्लेन के अंदर हैं? तो यू विल से फ्लोरीन, कार्बन एंड, बताइए कौन? फ्लोरीन, कार्बन एंड, सही बात है कि नहीं? अगर मैं पूछूं इस वाली को, देखो इस वाले को, बताओ ब्रोमीन कहां है, तो आप बोलोगे सर ब्रोमीन इस प्लेन से बाहर मेरी तरफ है। इधर बताओ कहां है? यहां भी वेज पर ही तो है, तो आप बोलोगे सर प्लेन से बाहर और मेरी तरफ है। तो इसको इधर लिखो उधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर मैं बोलूं आयोडीन कहां है, तो आप बोलोगे सर इस बोर्ड के उस साइड, मुझसे दूर। और यहां भी आयोडीन कहां है? इस बोर्ड के उस साइड। तो ये आप समझो, जो आपका डैश होता है ना वो जस्ट वेज के पीछे होता है। तो कई बार तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है और कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे लिख देता है। तो जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना, वो बेचारा हो जाता है कंफ्यूज कि ये क्या कर दिया है, ये अलग तो नहीं बना दिया है, क्योंकि मास्टर अलग बोलेगा आगे चलकर, स्टीरियो आंखों का धोखा, और मेरे तो वैसे कमजोर है। तो आप बताइए, ये और ये एक ही तरीके को बता रहे हैं। आज भी ये एटम आपकी तरफ है, आज भी ये एटम आपकी तरफ है, क्योंकि टेक्निकली जो आपका डैश होता है वो वेज के जस्ट पीछे होता है। तो जो रेड है वो येलो के पीछे है। तो कुछ बच्चे इसको इस तरीके से लिख देते हैं और कुछ इस तरीके से। दे आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, ये दोनों सेम ही बात बता रहे हैं। अभी और समझो ध्यान से, और बेसिक पर गिरता हूं। क्लियर? जब आप वेज डैश की बात करते हो तो ये तो कौन सी लाइन हो गई है? सॉलिड। पक्का? ये जो सॉलिड लाइन के बीच में इधर वाला एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा, और ये जो एंगल बनता है वो बनता है फाई। ये इतनी बेसिक बातें भी लोगों को नहीं पता थी। कोविड के बाद आप देखना, जब भी आपको कोई टीचर चेक करना हो ना, उसके लेक्चर प्री कोविड और आफ्टर कोविड निकालना, दिन रात का फर्क आ गया है, दिन रात का फर्क आ गया है उनके पढ़ाने में। क्योंकि कोविड से पहले बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर अवेलेबल ही नहीं थे। तो जो पहली बार ऑनलाइन गए उनके पढ़ाने का तरीका देखना और पिछले 3 साल में देखना, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, तुम ही टेलीग्राम पर देखते हो? मास्टर भी बराबर देखते हैं, पूरा देख देख के आते हैं, बिल्कुल सारी बातें। मैंने बहुत सारों को, मैं भी फ्री था कोविड में, मैं एलएन में था। एलएन ने कहा आपने बहुत पढ़ाया, आराम कीजिए। आराम कितने दिन करेंगे? तो फिर लेक्चर आते रहते थे, बच्चे भेजते थे, हम भी देखते रहते थे। मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत ज्यादा आता है, मुझे अब ये पता चल गया है कि बाजू वाले को कितना, क्योंकि लेक्चर सबके अवेलेबल हैं, हर साल ऐड कर रहे हैं, धीरे 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 पढ़ पढ़ के, देख देख के। अपना कंटेंट बिफोर कोविड
आफ्टर कोविड सेम, बल्कि कम हुआ होगा, बढ़ा नहीं है। थीटा और फाई बहुत बेसिक चीज है इसमें। बताओ दोनों में से देखकर बताओ किसके एंगल की वैल्यू ज्यादा है? फाई, डेफिनेटली फाई इज ग्रेटर देन। तो वेज और डैश हमेशा लार्जर एंगल की साइड आएंगे। एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। अगर मैं बोलूं अब यहां सॉलिड तो बनी हुई है, वेज और डैश बनाओ, तो थीटा की साइड बनाओगे कि फाई की साइड? लार्जर की साइड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तभी तो आप 109.5 डिग्री को मेंटेन कर पाओगे। आइए मान लीजिए अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप समझिए रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहां पर एच है, यहां पर एच, ठीक है। या फिर मैंने किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया है, तो ये अभी भी वेज एंड डैश ही बता रहा है, अभी भी क्या बता रहा है? वेज एंड डैश। चलिए मैं इनको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुछ इस प्रकार से बातें कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर मैंने जोड़ा है फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर आयोडीन। अब मैं बोलता हूं इस मॉलिक्यूल को विजुलाइज करो और बताओ क्या कहोगे? तो आप क्या कहने वाले हो? सर फ्लोरीन, क्लोरीन एंड कार्बन, ये भी तो है ना, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब पेपर के प्लेन में है। और बताइए आयोडीन कहां है? प्लेन से बाहर सर मेरी तरफ आ रहा है, और ब्रोमीन प्लेन के उस साइड मुझसे दूर जा रहा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो मैं आपको बता रहा हूं कि वेज डैश को सॉलिड को किधर भी बनाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चा सोचता है कि बस यही वेज डैश फिक्स होता है, ये भी तो वेज डैश होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इधर बात कीजिए, मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया है फ्लोरीन, यहां लगा दिया है क्लोरीन, यहां लगा दिया है ब्रोमीन, और यहां लगा दिया है आयोडीन। अगर मैं इसमें पूछता हूं तो बताओ, आप बोलोगे सर फ्लोरीन, कार्बन एंड क्लोरीन दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड और प्लेन ऑफ पेपर, और ब्रोमीन कहां आ रहा है? मेरी तरफ, और आयोडीन कहां जा रहा है? मुझसे दूर। अब आप कहोगे कि सर एक बार इस मॉलिक्यूल को विजुलाइज करवा सकते हो 3D में? तो ये मॉलिक्यूल दोस्त ऐसे है, ये है मॉलिक्यूल, इस तरीके से आप मॉलिक्यूल को विजुलाइज कर रहे हैं। अब बताओ ब्लू ब्लैक पर्पल किस में है? प्लेन में। रेड प्लेन से आपकी तरफ, इसे वेज कहते हैं। ये येलो आपसे दूर, इसे डैश कहते हैं। इसको कैसे दिखाया गया है? इसको ऐसे दिखाया गया है, यूं। तो ये रहा आपका कौन? प्लेन। तो बताओ ब्लू ब्लैक पर्पल इन द प्लेन, रेड प्लेन से और येलो प्लेन के, दिस विल बी वेज एंड दिस विल बी, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सो दिस इज योर वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। एक बार वापिस सोचो, ये बॉन्ड वो बॉन्ड होगा जो आपकी तरफ होगा, ये बॉन्ड वो होगा जो आपसे दूर होगा, और जो सॉलिड लाइन पर लिखा गया होगा ना आपसे दूर ना आपसे नजदीक, पेपर के प्लेन में। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ो। क्या हुआ? मैंने ये नहीं बोला ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, मैं समझा रहा हूं जस्ट वेज एंड डैश, ये नहीं बोला ये दोनों सेम है। हाँ ये दोनों सेम है, ये जरूर बोला है, क्योंकि तो कायरलिटी सेंटर है ना। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। वेज डैश कहां डिफाइंड है? sp2 पर, sp पर या sp3 पर? गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी, भांग पी गया तो कुछ बोलते रहते हो, ऐसा कुछ बोला मैंने? वेज का मतलब, वेज का मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश का मतलब बस खत्म। कुछ भी बोलते रहते हो, बिल्कुल मास्टर जैसी बातें। हाँ डिस्कशन में प्रीवियस इंस्टीट्यूट में बैठता था, ऐसे बोलते थे मास्टर, और ये क्या कर दिया, sp2 पे वेज डैश बना दिया तूने, हटा दे। मैंने कहा तो क्या हुआ? अरे sp3 पर होता है। तुझे नहीं मालूम ना भाई, होता है sp2 पर भी वेज एंड डैश। ये स्टीरियो है, और 2025 में देखो हर जगह लिखा इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। लेकिन अच्छी बात यह है जितनी भी रिएक्शन पूछी ऑलरेडी हमने पढ़ाई थी। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो समझ में आई थी, वो एक अलग इश्यू है। सच्चाई की बात है, तुम जानते हो भाई, मैंने ये कहा है मैंने पढ़ाई थी, समझ में नहीं आना एक अलग इश्यू है, क्योंकि कुछ मेरे पढ़ाए हुए बैठे हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि हमारा तो फिर भी नहीं बना, तो वो दूसरा इश्यू है, समझ में नहीं आया होगा।
अब आपको समझ में आएगी लिमिटेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला टेल्स नथिंग अबाउट कनेक्टिविटी, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टेल्स अबाउट नथिंग ऑफ ज्योमेट्री और शेप, कि हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन स्पेस। कहता है मुझे कोई लेना देना, ये चारों हाइड्रोजन कार्बन पर ये बता दिए, का हाइड्रोजन कैसे हैं मुझे नहीं पता, हवा में क्या एंगल है मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुलटा दिया है सभी नहीं? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। वेज एंड डैश सॉलिड लाइन के इंटरनल एंगल पर या एक्सटर्नल पर? एक्सटर्नल पर, क्योंकि sp3 होगा तो 109.5 डिग्री का एंगल भी तो मेंटेन करना है, जो कि आपको आईओसी में बताया जाएगा। सुलटा दिया है सभी ने? अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ अच्छी बातें, ध्यान से सुनिए। इस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? इस कार्बन की sp2 या 3? अब बोलोगे मुझे कैसे इसमें सिग्मा पाई कैसे ढूंढूं, कैसी बात कर रहा है तू मास्टर? अरे इन दोनों एटम्स में कितने बॉन्ड हैं? एक सिग्मा तो दूसरा, तो इस कार्बन ने सिग्मा कितने बनाए हैं? 1 2 3, इट इज sp। मैं दिखा रहा हूं कि वैज डैश sp2 पर भी होते हैं। क्लियर? अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखोगे, ये भी sp2 ये भी sp2, प्लेनर, कौन से प्लेन में बताओ? वर्टिकल। कोई वैज डैश दिखाई नहीं देगा आपको राइट नाउ, दिख रहा है क्या? कोई एटम आपसे दूर कोई एटम आपसे नजदीक, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दूं तो नाउ येलो आपकी तरफ है और रेड आपसे, तो दिस इज वेज एंड दिस इज, एंड इट इज ऑन sp2। तो वेज डैश का उससे नहीं लेना देना है कि टेट्राहेड्रल में वेज डैश होते हैं, यहां होते हैं, वहां कुछ नहीं। वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट्स इट। क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और वेज डैश स्ट्रक्चर बनाते हैं जो काम की। मान लीजिए हमारे सामने है C2H6। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं हम? मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये कौन है? इथेन। तो इस प्रकार से हमारे सामने बनकर आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो ये नहीं बता रहा ना कि हाइड्रोजन कहां है स्पेस में, ये बता दिया 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पर है, 3 दूसरे पर है, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन कैसे जुड़ा है बता दिया बस। स्पेस में कैसे है नहीं बता रहा, अब हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन नंबर हमारा 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। अब मुझे इसको वेज एंड डैश में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहेंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन को नहीं दिखाया गया है बिकॉज आई एम यूजिंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये कार्बन नंबर 1 यहां पर है। तो बताइए यहां पर कितना हाइड्रोजन है? एक। कार्बन नंबर 1 पर टोटल हाइड्रोजन बताओ? 3, तो एक तो लगा दी। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो कार्बन नंबर 1 पर सॉलिड लाइन बन चुकी है। बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है? ये देखो सॉलिड भी बन चुकी है। अब बनाना है वेज और डैश। अब बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे। आप बताइए वेज डैश इस साइड बनाऊं या इस साइड बनाऊं? ये एक्सटर्नल एंगल है। आप बिना सोचे धनाधन बनाए हैं जीवन में, एक बार भी ध्यान नहीं दिया। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये मैंने बना दिया है वेज और ये बना दिया है डैश। तो यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी। इस पर हो गया पूरा मामला। ये एक सॉलिड और एक वेज एंड डैश। कार्बन नंबर 2 पर अगर मैंने इस प्रकार से बना दिया है कुछ, तो देखिए कार्बन नंबर 2 पर भी सॉलिड भी बन चुकी है। ये देखो ये वाली ब्लू वाली क्या बन चुकी है? सॉलिड भी। तो बताइए अब क्या बनाना है? वेज एंड डैश। तो वेज और डैश कहां पर बनाएंगे? इस साइड। ये रहेगा वेज और ये रहेगा डैश। एक तरीका ये बनाया मैंने। अभी आप ध्यान से सुनते हुए दूसरा तरीका। मान लीजिए सर मैंने तो कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे। ये मेरे सामने हाइड्रोजन है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये हाइड्रोजन है।
तो गौर से देखोगे तो 1 और 2 कार्बन पर सॉलिड लाइन ऑलरेडी बन चुकी है। आइए फोकस करते हैं कार्बन नंबर 1 पर। तो एक तो बॉन्ड है सॉलिड लाइन का, कौन सा बताओ? कार्बन हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन सॉलिड बन गया है। अब इस पर बनानी है वेज एंड डैश। तो बताओ वेज डैश इधर बनाऊंगा कि बाहर की साइड? बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहां पर हमारे सामने वेज पर भी हाइड्रोजन एंड डैश पर भी, तो 3 हाइड्रोजन आ गए नंबर 1 पर। इस पर बताओ वेज डैश बनाना है, तो डैश वेज बाहर की साइड के अंदर की साइड? बाहर की साइड। तो ये हमारे सामने, ये हमारे सामने। इन दोनों में एक खास बात है, अगर आप देख पा रहे हो तो गौर से देखिए। इसमें देखो ये जो सॉलिड लाइन है कार्बन नंबर 1 पर, ये वाली सॉलिड लाइन, और कार्बन नंबर 2 पर ये सॉलिड लाइन किधर है? सेम साइड, सेम साइड। सेम प्लेन में बोल सकते हो, बिल्कुल सही है, पर सेम साइड तो समझो अभी एटलीस्ट। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये बताओ दोनों सॉलिड लाइन किधर हैं? सेम साइड। तो अगर वेज डैश के अंदर दोनों की दोनों सॉलिड लाइंस, क्या बोला? दोनों की दोनों सॉलिड लाइंस 1 पर भी और 2 पर भी किधर लिखी गई हैं? सेम साइड। तो उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दोस्तों मुझे मालूम है क्या कि ना तो आपको अभी ये कन्फर्मेशन क्या होता है ये समझ में आया है, और ना ही एक्लिप्स्ड। लेकिन आप ये वर्ड तो बोल सकते हो कि वेज और डैश में एक्लिप्स्ड कब बोलना है। अभी नहीं मालूम आपको एक्लिप्स्ड होता क्या है, लेकिन बोलना कब, इतना समझा रहा हूं। जब दोनों सॉलिड लाइन किधर हो? सेम, तो क्या बोलोगे? एक्लिप्स्ड। क्या बोलोगे? एक्लिप्स्ड। देखो इसको दूसरा तरीका भी था बनाने का, हालांकि आपने ध्यान नहीं दिया कि सर आप ऐसे भी तो बना सकते थे। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो सॉलिड लाइन 1 पर बन चुकी है। अब बताओ वेज डैश ऊपर की साइड की नीचे की साइड? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और यही क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहां पर हाइड्रोजन। अब बताओ 2 पर भी आप देखो तो सॉलिड लाइन ऑलरेडी बन चुकी है। वेज डैश कैसे बनाऊंगा? नीचे की साइड की ऊपर की साइड? ऊपर की साइड। तो ये हमारे सामने बन गया है कुछ इस प्रकार से। अब आप कह सकते थे कि सर नहीं, आप कुछ ऐसे बनाते, ये वाली लाइन कहां पर रख लेते आप? नीचे की साइड ऐसे, और ये लाइन कहां रख लेते? ऊपर की साइड। तो ये कार्बन नंबर 1 हाइड्रोजन, ये यहां पर अगर अपन बात करें कार्बन नंबर 2 हाइड्रोजन। तो आप देखो 1 और 2 पर सॉलिड लाइन ऑलरेडी बन चुकी है। क्लियर? अब बताओ 1 पर क्या बनाना है? वेज और डैश। तो यहां पर क्या आएगा? वेज, और यहां पर क्या आएगा? डैश। 2 पर इधर आएंगे वेज एंड डैश। इन दोनों में एक खास बात देखो, अगर देख पा रहे हो तो सॉलिड लाइन देखो, दोनों सॉलिड लाइन अपोजिट साइड। दोनों सॉलिड लाइन कहां पर है? ऑपोजिट साइड। सही बात है कि नहीं है? तो जब दोनों सॉलिड लाइन वेज और डैश में कहां पर होती हैं? ऑपोजिट साइड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या सर ये आगे कोई काम करेंगे? अरे ये ऑप्टिकल में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो वेज और डैश में एक्लिप्स और स्टैगर्ड पहचान सकते हो। मैं खुद मान रहा हूं ना, तो मैंने अभी एक्लिप्स क्या होता है ये बताया है, ना स्टैगर्ड क्या होता है ये बताया है, इवन मैंने तो कंफर्मेशन वर्ड भी डिफाइन नहीं किया है। पर ड्रॉपर बच्चे हो तो कुछ तो जान गए हैं, बाकी मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में, पर आप पहचानना तो कम से कम सीखिए। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे।
बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज भी आती है, जैसे 18 जून को अपना बैच आ रहा है प्रो 2.0, 9 जून को भी आ रहा है प्रो 1.0। उसमें तो मैं हूं नहीं, उसमें तो अजीत सर हैं। तो प्रो 2.0 जो आ रहा है, तो दिमाग में एक डाउट आता है कि यहीं रहें या उधर चलें, कंटेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कभी कॉनकर में कम और प्रो में ज्यादा। तो मैं अपनी बात कर लेता हूं, दूसरों की बात मैं नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन से बैच में पढ़ा रहा हूं, कंटेंट मेरा सेम चलता है। मैं क्लास में बोल देता हूं, अगर एक भी बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है उस बैच में, तो मैं कंटेंट नहीं गिराऊंगा। कि कई बार सर लोग ऐसे देखते ना, रे यार सारे बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, इनको तो समझ में नहीं आता है, तो क्या अच्छे क्वेश्चन करवाएं, हल्के हल्के करवाने लग जाते हैं। तो उसमें जिसका सिलेक्शन होना था ना, उसका भी नुकसान है, वो सुलट गया बेचारा, क्योंकि उस लेवल पर हमने पढ़ाया ही अपना वही रहेगा। क्योंकि अगर हमने लेवल मेंटेन किया तो कमजोर भी एफर्ट लगाकर वहां तक पहुंच सकता है। और मैंने ही अपना लेवल गिरा दिया तो फिर तो बच्चे को पता ही नहीं कि मुझे जाना कहां तक है। वो तो लगेगा मुझे सब सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है मेरा मामला। तो हमेशा आपको एफर्ट्स लगाते रहने हैं। हमेशा ध्यान रखिए, चीजें समझ में आती नहीं है, चीजें समझनी पड़ती हैं। सिलेक्शन आते नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन लाने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ड्रॉप लेने से पहले 101% आपको कई बार सोचना चाहिए कि एक ऐसा एग्जाम है जिसका सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है, लेस देन 2%, लेस देन 2%। और उसको आप नहीं बढ़ा सकते मोटिवेशन की बातों से या फिर और कोई बातें करके, कोई फर्क नहीं आता, कोई इंपैक्ट नहीं आता इन चीजों का। अल्टीमेटली इंपैक्ट ये करता है कि आपने किस लेवल पर तैयारी की है, किस लेवल पर तैयारी की है। आपका कॉन्फिडेंस केवल एक ही पर होना चाहिए और वो आप पर होना चाहिए। मेरे पर भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सुलटने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जो मास्टर पर डिपेंड कर गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन। हमेशा बोलता रहा हूं भाई, मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 कई बार 1 वाले पढ़ाए हैं, पर उससे कोई फर्क, वो भी मेरे से बात नहीं करते, डिपेंडेंट भी नहीं थे। आधे से ज्यादा की तो मैं टच में भी नहीं हूं। आधे से ज्यादा कभी कॉल कर देता हूं किसी मेडिकल कॉलेज में, भी रिसेंटली मैंने एम्स में काम था तो मैंने कॉल किया, बच्चा इतना सरप्राइज था कि सर आप ही बोल रहे हो क्या। मैंने कहा कोई डाउट है कि नहीं, कभी आपने हमसे बात की, क्योंकि वो भी नहीं करते हैं, कभी नहीं करता टॉपर, सिंपल सा पढ़ा और निकल गया, डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा भी 100 चीजें सोल्व करता है वो, केवल डाउट पूछने आता है, डाउट पूछ के निकल जाता है, बातें भी नहीं करता कि मास्टर को बुरा लग जाए, लगे 100 बार कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन कमजोर विद्यार्थी की क्या खास बात होती है, वो गुरुजी के चरणों में गिरा रहता है कि यही करवाएगा मेरा जो करवाएगा। ये करवाता तो भाई कब से करवा चुका होता। सही बात है कि नहीं है। तो कॉन्फिडेंस केवल अपने पे रखना है, अपनी पढ़ाई पे रखना है, जबरदस्त लेवल पर चलते रहना है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। मेरा इतना ही मोटिवेशन होता है, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। हालांकि बाकी लोगों के लिए अच्छा मोटिवेशन का मौका आ गया, आरसीबी को लेकर देखना भाई साहब क्या बनाएंगे, ये कर देना, वो तो ढूंढते रहते हैं कि कहां से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सामने रहने वाला है, नंबर कौन सा आ गया है, 5। नंबर 5 हमारे सामने है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, देखिए भाई लोगों, पहले तो समझिए 100 हॉर्स किसी केमिस्ट का नाम नहीं है। कई बार हमको लगता है कि 100 हॉर्स ने बोला, 100 हॉर्स ने क्या, अरे ये टूल है। क्या है, जैसे पेन, ऐसे 100 हॉर्स एक शेप होती है, अगर आप गूगल करोगे तो कारपेंटर के पास होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो जो सेम, जो एक जो सरफेस को क्या करने के, प्लेन करने के काम आता है ना, इस प्रकार से। हाँ, तो वो 100 हॉर्स होता है, इसकी टूल की शेप जैसी शेप बनती है, इसलिए क्या बोला गया, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। अब इसमें हमें बनाना सीखना है कि 100 हॉर्स बनाएंगे कैसे। आपसे बनवाएगा भी नहीं, आपके सामने आ जाएगा, तो एटलीस्ट पता तो होना, इसको 100 हॉर्स बोलते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए हम बात करें इथेन में, किस में बात करते हैं, इथेन में। तो इसमें भी आपको दो बातें डिसाइड करनी पड़ेंगी, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। ये आपके सामने कार्बन एटम है, मान लीजिए इसको हमने क्या डिसाइड कर दिया है, फ्रंट,
और ये जो कार्बन है इसको क्या डिसाइड कर दिया है, बैक। एक मिनट सर, अगर मैंने इधर बैक उधर फ्रंट लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है? कार्बन कार्बन। इस बॉन्ड को तिरछा बनाएंगे, थोड़ा ऐसा। कैसा बनाएंगे? तिरछा। थोड़ा सा आप इसकी लेंथ ज्यादा रहेगी क्योंकि ये रियल लेंथ को बताने वाला नहीं है। कभी आपसे पूछे कि बताओ कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है इन इथेन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज, तो तुमने तुरंत स्केल निकाला। ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है भाई, कुछ बोलेंगे मैं कैसे मेजर को स्केल लेना ही। तो अगर मैंने इस इथेन को ऐसे लिख दिया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई क्या? इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। तो किसी लाइन को छोटा या बड़ा लिखने से उसकी बॉन्ड लेंथ घट बढ़ नहीं जाती है। ये बहुत कॉमन डाउट होते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि यार इधर तो छोटा सा बनाया तो उधर बॉन्ड बड़ा बना दिया तो शायद बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती होगी। तो ये तो समझाने का तरीका है। क्लियर? आइए अब क्या करना है। ये जो आपके सामने कार्बन है इसको डॉट या पॉइंट से लिखा जाता है। ये जो कार्बन होता है इसको भी डॉट या पॉइंट से लिखा जाता है। अब बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। और इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। तो इन हाइड्रोजन्स को कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, जैसे ये इस प्रकार से एक इंग्लिश का अल्फाबेट वाई बनता हुआ दिखाई देगा आपको। अगर उस वाई को गौर से देखोगे तो वो वाई उल्टा बना हुआ है कि सुल्टा? उल्टा। इसी प्रकार से यहां पर भी एक इंग्लिश का अल्फाबेट वाई टाइप बनता हुआ दिखाई देगा। ये भी कैसा बना हुआ है? उल्टा। तो यहां पर अब आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। इस प्रकार से। उस पर भी कितने हाइड्रोजन हैं? 3। इस प्रकार से ये बन सकता है। दूसरा सुनिए ध्यान से, वही आपने तिरछी लाइन ड्रॉ की, यहां पर आप वाई बनाएंगे इस प्रकार से। आप देखो इस बार कैसी वाई बनाई है? सुल्टी। तो यहां पर भी आप वाई कैसा बना दीजिए? सुल्टी। आप बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। इस प्रकार से। इस पर भी कितने हैं? 3। तो ये आपके सामने सोहर्स प्रोजेक्शन है। दोनों वाई देखो, इस कार्बन पर भी उस कार्बन पर भी एक जैसी, इस कार्बन पर भी उस कार्बन पर भी एक जैसी। तो इस केस में अगर दोनों वाई एक जैसी बनी हुई हैं तो इसको हम कौन सा नाम देते हैं? एक्लिप्स्ड। कौन सा कहलाएगा ये? एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। तो क्या 100 हॉर्स में आप देखकर बता पाओगे कि एक्लिप्स है या नहीं है? दोनों वाई कैसी बनेंगी? एक जैसी। ये और ये दोनों एक जैसी, ये और ये भी दोनों एक जैसी। तो ये लिखने का तरीका है। दूसरा, मान लीजिए अगर हमने ये वाली जो वाई है ये तो कैसी बना दी है? उल्टी। लेकिन ये वाली जो वाई है ये कैसे बना दी है? सुल्टी। तो देखो ये आपका कार्बन रहा, इधर क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से। इस पर भी क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से। अब बताओ एक वाई, पीछे वाली वाई तो कैसी है? उल्टी, और सामने वाली सुल्टी। दोनों वाई ऑपोजिट बनी हुई है तो वो स्टैगर्ड होता है। तो आप कोई सा भी बना सकते हो। जैसे ये वाली वाई आपने उल्टी बनाई थी तो हो सकता है इस बार आप ये वाली वाई कैसे बना दे? सुल्टी, और इस प्रकार से तिरछी लाइन। फिर ये वाली जो वाई है आप कैसे बना दें? उल्टी। तो यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये वाली जो कन्फर्मेशन आप लोगों के सामने हैं, ये कौन सी कन्फर्मेशन हैं? स्टैगर्ड। आपको बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको तो देखकर समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये सोहर्स प्रोजेक्शन है, ये एक्लिप्स में लिखा हुआ है और ये स्टैगर्ड में। अभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो आप वाई बना रहे हो ये लाइनें हैं, इन लाइंस के बीच में एंगल, जैसे इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? इट इज 120 डिग्री। आई एम नॉट सेइंग इट इज द बॉन्ड एंगल, आई एम सेइंग एंगल बिटवीन द लाइंस 120। सिमिलरली इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल 120। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल 120। क्या सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बिल्कुल, एनसीईआरटी की लाइन है कि एंगल बिटवीन द लाइंस इन सोहर्स प्रोजेक्शन, सो एंगल बिटवीन द लाइंस इज 120। अब आप बोलोगे सर ये 120 कैसे आया? ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? तो sp3 के हिसाब से तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री। तो बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि ये रियल मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है? प्रोजेक्शन, इमेज है मॉलिक्यूल की। क्या है? इमेज। तो जब न्यूमेन पढ़ाऊंगा तब वापस से इसको रिलेट करूंगा। अभी के लिए तो आप इतना ही बनाएं। अभी हमारा टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है।
टॉपिक तक जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों हम वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है एक बार बच्चे के बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो बहुत आसानी से चीजों को समझ सकता है। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है क्या सभी ने? चलिए इसमें एक दो बातें लिख दो। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, इट इज साइड व्यू। इट इज साइड व्यू। मॉलिक्यूल को कहां से देखा जाता है? साइड से। अगली क्लास में मैं आपको क्लियर करूंगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड को थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, ये जो है आपके सामने। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा लिखा जाएगा? तिरछा। साइड व्यू है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तिरछा लिखा जाता है। दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 120। कैसे क्यों आपको अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा एक बार बता दीजिए, क्योंकि वन टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज इवनिंग में आपका मॉड्यूल डिस्कशन रहेगा आईयूपैक नेमिंग का। फिर भी घर से निकलने से पहले एक बार टेलीग्राम ग्रुप जरूर चेक कर ले। लास्ट इंफॉर्मेशन ना, निकलने से पहले टेलीग्राम चैनल आपको पता ही होगा, ठीक है? आप सर्च करोगे इट्स YSY, तो वो एक बार आप देख कर निकले, क्योंकि कई बार अर्जेंट वर्क आ जाता है तो डिस्कशन नहीं रहता। अरे मेरे को मॉड्यूल तो दे दो। मॉड्यूल कौन लाता है सर? कोई गलती से मॉड्यूल ले आया है क्या? गलती भी और ऐसी करें, जिसने किया होगा उससे दोबारा नहीं होने देंगे गलती, उसको इतना जलील करेंगे, अच्छा पढ़ने लग गया है, पहली बार में सिलेक्शन लेगा, ज्यादा मोटिवेट हो गया है इससे, तो वो दोबारा क्लास ही नहीं आता। क्योंकि अपने सबका मकसद क्या है? 5 साल बैठे रहना। कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको अपने बराबर ले आना है, अपन उसके बराबर तो जा नहीं सकते, पढ़ना पड़ेगा, उसको अपने बराबर ले आते हैं। चलिए आइसोमेरिज्म में एक्सरसाइज 1 में, आइसोमेरिज्म में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन ये वाले मैंने नहीं करवाए, क्योंकि तुम खुद खोपड़ा खराब करो फिर तो मैं हुई। उसमें क्वेश्चन नंबर 46 को हटा दें, आप किसी काम का नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज भाई साहब इतनी भारी है कि मैं ही नहीं समझ पा रहा। 46 को हटा दो। टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक, तो इनको अनसैचुरेटेड का वर्ड ठीक से पता नहीं है, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में बन जाएंगे, कुछ आपसे नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे आपसे नहीं बनेंगे, आपके दोस्त से बन जाएंगे। तो आपस में डिस्कस करके सॉल्व करो। पहला प्रायोरिटी होगी कि नहीं मैं सॉल्व करूंगा, फिर जब डिस्कशन होगा तो बाकी के भी बता दिए जाएंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।